कहानी की शुरुआत होती है और हम कई लफंडर लोगों को देखते हैं जो ऐसे ही आसमान में चक्कर लगा रहे थे। अब सीरियस हो जाते हैं। वो सभी लोग वैज्ञानिक थे, यानी कि साइंटिस्टिया थे, और वो सभी अपनी पृथ्वी से कहीं दूर एक ग्रह पर रिसर्च करने के लिए जा रहे थे। उन सभी लोगों में एक नौटंकी वाला बंदा भी था। नौटंकी वाला मतलब कि उसने चालू हरकत की होगी, इसीलिए उस स्पेसशिप के कमांडर ने उसे कैदी बना कर रखा था। थोड़ी ही देर में शिप में कुछ खराबी के कारण शिप लौंडियाबाजी करने लगती है, यानी कि शिप बेकाबू हो जाती है और उसके पास में ग्रह था जो अपनी ग्रेविटी के चलते उस शिप को अपनी ओर खींच रहा था। स्पेसशिप के कमांडर भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो शिप को किसी भी तरह से कंट्रोल कर ले, लेकिन उस ग्रह की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि शिप वहां पर धड़ाम से टकरा जाती है और सारे लोगों की वहीं के वहीं चटनी तो नहीं बनती, लेकिन वहां पर इतर बितर जाते हैं। इन लफंडरी लोगों के ऊपर कुदरत थोड़ा सा मेहरबान था, इसीलिए शिप तो टूट कर बिखर जाती है, लेकिन सारे लोग जिंदा बच जाते हैं और किसी भी लोग को, किसी भी आदमी को कोई भी खरोच नहीं आती। अब दोस्तों हम उसकी बात करते हैं जो शिप में कैदी था। वो एक कड़ी जेल से भागा हुआ था, इसीलिए सरकार ने कहा था कि इस साले को अपने साथ ले जाओ और स्पेस में जो किस भी जगह मिले जो काफ़ी बेढंगी किस्म की हो वहाँ पर इसे उतार देना, यानी कि छोड़ देना और मरता हुआ छोड़ देना और गोलियां भी 2-3 मार ही देना। एक आदमी शिप के कंटेनर बॉक्स की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि खाना पीना तो 6 महीनों का है, लेकिन पानी की कमी थी और पानी बिल्कुल भी नहीं था। इस साइड उस सभी लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो डाकू अपने आप को छुड़ा चुका है और अब आज़ाद हो चुका था। इन सभी लोगों में एक शेख नाम का लड़का भी था, मतलब कि बूढ़ा था साला। वो अपना चंगू मंगू दिमाग लगाता है और सारे लोगों को कहता है कि सामने नीला सूरज है, इसीलिए वहाँ पर पानी भी होगा, इसीलिए आइए हम चलते हैं और पानी के केल्बे और केल्बे भर लेते हैं। थोड़ी आगे चलकर सारे लोग देखते हैं कि बड़े जीवों के कंकाल वहाँ पर थे और सारे लोग ये देखकर चौंक गए थे कि इतने बड़े जीवों को आखिर मारा किसने। लेकिन सभी लोग अपनी पैंट चढ़ाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी साइड एक आदमी को गुफा दिखती है और वो आदमी उस गुफा में जांचने जाए उससे पहले उस गुफा के अंदर कोई जीव था जो इस पर बुरी तरह से हमला कर देता है। दूसरी ओर वो डाकू निकल चुका था और उसने कोई आवाज़ सुनी थी, इसीलिए उसकी भी पैंट गिली के साथ पीली हो चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग रहा था। लेकिन कमांडर उसे किसी भी तरह पकड़ लेती है और वापस कुर्सी के ऊपर बांध देती है। कमांडर को लग रहा था कि उस आदमी को इस डाकू ने मारा है, लेकिन डाकू अब इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है कि मैंने उस आदमी को नहीं मारा। इसीलिए कमांडर उस गुफा में जांच पड़ताल करने के लिए जाती है और वो भी सीआईडी टाइप अंदाज में। थोड़ी ही देर में वहाँ पर अजीब आवाज़ यानी टकटकी जैसी आवाज़ आती है, जिसे देखकर लड़की सुनकर भी घबरा गई थी और वो किसी तरह वापस ऊपर की ओर आना चाहती थी। ऊपर के सारे लोग लड़की की मदद करते हैं और लड़की को किसी तरह से ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन नीचे से कोई लड़की की रस्सी को खींच रहा था, इसीलिए एक आदमी उस लड़की की रस्सी को ही काट देता है। इन सारी बातों से ये अच्छी तरह से साबित हो चुका था कि डाकू बेगुनाह है, इसीलिए सारे लोग उसे बंदी के रूप में से छोड़ देते हैं और एक आम इंसान की तरह उसे रेडियार खुला छोड़ देते हैं। वहाँ पर एक तहखाना था जो मुझे पता नहीं है कि कितने सालों पहले और किसने बनाया है, और इन सालों को भी नहीं पता कि ये किसने बनाया है और कितने टाइम से था। सारे लोग उसी में थे और जांच पड़ताल कर रहे थे, लेकिन उस जगह पर भी छोटे मोटे ऐसे जीव थे जो जीव एक ही सेकंड में इन सारे लोगों की पटलून गीली कर देते थे। कमांडर की शिप की पावर डेड हो चुकी थी, इसीलिए उसे पावर सेल की जरूरत थी जो शिप को वापस हवा में उड़ा सकती थी, और उन लोगों का लक अच्छा था, इसीलिए उस तहखाने में बहुत सारे पावर सेल्स थे जिसके चलते ये सब सारे लोग वापस अपने घर जा सकते थे। धीरे धीरे शाम होने को आई थी और एक आदमी की नज़र सीधे सामने की ओर पड़ती है और वो देखता है कि सामने की ओर कुछ अजीब सी चीज़ है जो इन लोगों की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। उस चीज़ को देखकर ये सारे लोग बुरी तरह से घबरा चुके थे, इसीलिए ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि हमें वापस अपनी स्पेसशिप की तरफ चलना चाहिए और वहीं पे रात बितानी चाहिए, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो हम मर जाएंगे। धीरे धीरे वो चीज़ पास आती है, तब हमें पता चलता है कि वो चीज़ दरअसल एक हवा का बवंडर था और उसमें कई सारे छोटे मोटे जीव थे जो इन सारे लोगों पर हमला कर देते हैं। सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन एक लड़की पीछे रह जाती है जिसे वो जीव बुरी तरह से खात्मा करके रख देते हैं। अब दोस्तों मूवी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि डाकू भी कोई ऐसा वैसा क्रिमिनल नहीं था, क्योंकि उसके अंदर लेज़र आंखें थी जो हर रात के वक्त भी देख सकती थी। छोटी मोटी भाषा में कहूँ तो वो कोई आम आंखें नहीं थी बल्कि एंटीक आंखें थी। वापस आकर वो सब देखते हैं कि हम साले भी किसी नौढंगी किस्म की औलादे हैं, क्योंकि वो दोस्तों पावर सेल लेना ही भूल गए थे।
इसीलिए सारे लोग वापस जाने का डिसीजन लेते हैं और तय खाने में वापस घुस जाते हैं। शाम हो गई थी, इसीलिए सारे लोगों को टॉर्च की मदद की ज़रूरत थी, लेकिन क्रिमिनल यानी कि डाकू तो एंटीक था, क्योंकि उसकी आंखें ही इतनी बढ़िया थी कि अंधेरे में भी देख सकती थी। इसीलिए वो तो खुले सांड की तरह ऐसे वैसे चक्कर लगा रहा था। एक क्रिएचर अचानक से एक लड़की के सामने आ जाता है, लेकिन तभी पीछे से डाकू आता है और डाकू भी फुल ऑन शिकार के मूड में था, जो इस क्रिएचर का खात्मा करना चाहता था। डाकू कहता है कि हिलना मत, अगर हिले तो ये तुम्हें मार देगा। लेकिन उसकी पैंट गीली हो गई थी, यानी कि उस लड़के की, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी वो बड़ा सा क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और वहीं के वहीं उसको मौत के घाट उतार देता है। सारे लोग उस लड़की की आवाज़ सुनकर वहाँ पर जाते हैं और जैसे ही लाइट की रोशनी उस जीव पर पड़ती है, वो जीव वहीं के वहीं जख्मी हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि उस जीव पर गोलियां तो असर नहीं करती, लेकिन लाइट यानी कि रोशनी उस जीव को घायल कर सकती है और ज़्यादा देर तक चलने के वक्त वो रोशनी उस जीव को मार भी सकती है। डाकू सारे लोगों को कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो बत्ती जलाए रखना, क्योंकि बत्ती बुझी तो ये क्रिएचर हम सभी लोगों को बुझा देगा। अब सारे लोग वापस जल्दी से स्लीपर सेल्स यानी कि पावर सेल्स इकट्ठा करने लगे थे, क्योंकि सारे लोग बहुत बुरी तरह से डर चुके थे और सारे लोगों को अपनी माँ की नानी के साथ उसकी माँ की नानी भी याद आ चुकी थी। इसीलिए सारे लोग वहाँ से भागना चाहते थे। एक आदमी बाहर रोशनी में बैठा था, लेकिन जैसे ही उसकी रोशनी बुझती है तो उसके साथ क्या हुआ ये आपने देख ही लिया। डाकू अंधेरे में भी क्लियरिटी के साथ देख सकता था, इसीलिए वो देखता है कि बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो इन सभी लोगों का वेट कर रहे हैं कि कब इस सभी लोगों की रोशनी बुझे और कब हम इन सारे लोगों की धूल की आग में चाँच भी मिला दें। पावर सेल लेकर सारे लोग निकल चुके थे और ढेर सारी रोशनी जलाकर मसाल बसाल और पूरी तैयारी के साथ अपनी शिप की ओर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन सारे लोगों को पता था कि अगर रोशनी बुझी तो हम सब भी यहीं के यहीं बुझ जाएंगे। डाकू को कमांडर के एक सिपाही के ऊपर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वही उसे स्पेस में बिना किसी जगह पर छोड़ने वाला था। इसीलिए डाकू अब रात में फ़ायदा उठाता है अंधेरे का, क्योंकि वो अंधेरे में देख सकता था और मौका मिलने पर वो उस कमांडर के सिपाही की माँ की बहन एक कर देता है। डाकू दिमाग लगाता है और बत्ती उसकी बुझा देता है, इसीलिए क्रिएचर्स आके उस कमांडर के सिपाही का गेम बजा देते हैं और डाकू तो अंधेरे में देख सकता था, इसीलिए वो रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ता है। डाकू वापस आता है और कमांडर से कहता है कि तुम्हारा साथी बेचारा बेमौत मारा गया, क्योंकि उस खूंखार जीवों ने उसे छोड़ा भी नहीं। कमांडर भी डाकू को मार नहीं सकती थी, क्योंकि डाकू ही इन सभी लोगों को आगे का रास्ता दिखा सकता था, क्योंकि मसाल की रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो आगे का रास्ता देख पाए। इसीलिए डाकू के साथ कोई भी खिलवाड़ होता तो इन सारे लोगों की भी जान चली जाती। वैसे दोस्तों डाकू भी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, क्योंकि वो भी सुपरमैन को टक्कर मार दे या सुपरमैन को मार गिराए इतनी ताकत वाला आदमी था। क्योंकि जब रास्ते में एक क्रिएचर आता है और सारे लोगों पर हमला करने लगता है, तभी डाकू अपने छोटे से चाकू से उस क्रिएचर की माँ की पुंगी बजा देता है। डाकू एक ही बार में उस क्रिएचर को वहीं के वहीं घायल करके रख देता है, मतलब कि मार ही गिराता है। अब इन सभी लोगों का बुरा वक्त शुरू होता है, क्योंकि अब अचानक से बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से इन लोगों की 100% में से 60% मसाल बुझ चुकी थी और रोशनी भी खत्म होने की कगार पर आ चुकी थी। अभी सारे लोग एक तिनके के सहारे जिंदा थे, क्योंकि एक ही मसाल जल रही थी। डाकू देखता है कि उन सभी लोगों की स्पेसशिप थोड़ी ही दूर थी, इसीलिए डाकू कमांडर को लेकर सबसे पहले उस स्पेसशिप तक पहुंच जाता है और उस स्पेसशिप में अपना कब्जा जमा लेता है। वैसे रास्ते में डाकू ने कमांडर को थोड़ा सा छेड़ दिया था, इसीलिए उन दोनों की फाइट हो जाती है। लेकिन इन सभी लोगों की फाइट को हम दरिया में डालते हैं और दूसरी ओर 2 लोगों को देखते हैं जो बीच में फंस गए थे और उनके सामने क्रिएचर था, लेकिन 2 कांटे बड़े थे, इसीलिए वो क्रिएचर इन लोगों के पास नहीं आ सकता था। लेकिन तभी डाकू वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी बत्ती के सहारे उस क्रिएचर को भगा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों लोग बच जाते हैं और डाकू उन दोनों को सही सलामत वापस अपनी स्पेसशिप तक लेके आता है। वापस आते वक्त एक क्रिएचर वापस डाकू के सामने आ जाता है और डाकू का वापस खून खोल जाता है और वो उसे भी मारने के मूड में था, इसीलिए वो उसे भी किसी तरह से मार देता है। लेकिन उस मारधाड़ में डाकू के एक पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन कमांडर डाकू को किसी भी तरह से स्पेसशिप तक वापस लेकर आती है। वहाँ पर आकर एक क्रिएचर वापस आता है और डाकू के सामने उसकी आशिकी वाली कमांडर को वहाँ से उठाकर ले जाता है। डाकू कमांडर को पसंद कर रहा था, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए डाकू डिसाइड करता है कि वो सारे लोगों को वहाँ से सही सलामत वापस पृथ्वी पर लेकर आएगा।
थोड़ी ही देर में बहुत सारे क्रिएचर्स उस स्पेसशिप के पास आ जाते हैं, लेकिन उन सालों को ये नहीं पता था कि डाकू साला माथा फिरा बंदा है, वो सभी लोगों की धूल में राख करके रख देगा। डाकू यही चाहता था, और जैसे ही सारे क्रिएचर्स भेगे होते हैं, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तभी डाकू स्पेसशिप का इंजन ऑन करता है, जिसकी जलन के कारण सारे क्रिएचर्स वहीं के वहीं मारे जाते हैं। और डाकू सारे लोगों को लेकर निकल चुका था वापस पृथ्वी पर आने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है, क्योंकि पीछे बकवास बातें होती है कि घर जाते हैं और वापस सो जाते हैं, वो हमें नहीं सुननी, इसीलिए यहाँ पर मूवी एंड करते हैं।